हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस राइट। जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो आज एक थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो लेक्चर जो है वो यानी थोड़ा दिक्कत आ रही है कि मैं आपको दो पार्ट में मुझे लेक्चर को आज आपको स्टडी करवाना पड़ेगा। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किए थे वो बेसिक हीट ट्रीटमेंट के बारे में डिस्कस किया। फिर उसके जो पर्पसेस थे, हम लोग क्यों हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो कर रहे हैं। उसके बाद जो हमें स्टडी करना था तो मैंने आपके साथ जो बेसिक यानी अब जो हमें हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करनी है, वो बेसिक जो है वो हम लोग हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस ऑन द स्टील जो है उस पे हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को हम लोग स्टडी करेंगे। एज पर अवर सिलेबस जो है हमें बेसिक हमें स्टील के लिए जो हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है वो स्टडी करना पड़ेगा। अब स्टील क्यों, तो यहाँ पे जो है वो स्टील जो है वो हम लोग एक बेसिक मेटल की तरह से हम स्टील एक एग्जांपल की तरह ले रहे हैं। और इसके पीछे की जो वजह है वो इसके पीछे की जो वजह है वो क्या चीज़ है, क्योंकि स्टील है वो एक बेसिक मेटल है राइट। अब आपको मैं बताऊँ कि स्टील जो है ना वो ऐसी एक बेसिक मेटल है जिसके अंदर आपको टू बेसिक जो बेसिक कोर मेटल्स है ना, हाँ, जैसे आपका आयन हो गया, जैसे आपका स्टील हो गया राइट, वो आपको इसमें पाया जाता है राइट। सो अभी जो आपके स्क्रीन के सामने जो आपको दिख रहा है ना, दैट इज द आईसी डायग्राम, दैट इज द आईसी डायग्राम, दैट इज द आयन कार्बन डायग्राम। अब स्टील है वो एक ऐसी मेटल है जिसके अंदर जो बेसिक कंस्टिट्यूशंस है ना, बेसिक कंस्टिट्यूंट्स, that is the iron, one content which is the basic content right in the steel, which is the one is the iron and one is the carbon. अब ये दो बेसिक द पिलर ऑफ द कंटेंट इन द स्टील आर द आयन एंड कार्बन, एंड based on that content the properties of the steels are increase or decrease. The properties of the steels are react at the time of the actions based on this the percentage of the iron and based on the percentage of the carbon right. So इस डायग्राम को जो है वो हम लोग थोड़ा डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आप जो इस डायग्राम के अंदर देखोगे तो डायग्राम के जो है वो एक्स एक्सिस के अंदर देखोगे तो एक्स एक्सिस के अंदर जो है वो कंपोजिशंस ऑफ कार्बन लिखा है, लास्ट में नीचे कंपोजिशन परसेंटेज के अंदर कंपोजिशंस ऑफ कार्बन लिखा है राइट। और वो कंपोजिशन है वो 0 to 6 डिग्री 6.7% के अंदर जो है वो कार्बन लिखे है। यानी आप स्टील के अंदर देखोगे ना तो स्टील जो है वो नॉर्मली किस परसेंटेज, अगर आपके पास जो स्टील है वो स्टील जो है अगर उसके अंदर जो जिसका परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है वो 2%, आप देखोगे कि 2%, 0 to 2% के अंदर जो है वो स्टील पाया जाता है। अब 2% के अंदर 2% के आगे आप जाओगे ना तो 2% के आगे जाओगे तो मेटल विच इज कन्वर्टेड इनटू द कास्ट आयरन राइट, द मेटल विच इज कन्वर्टेड इनटू द कास्ट आयरन, वो फिर मेटल जो है जिस स्टील के अंदर जिस मेटल के अंदर इफ your percentage of carbon which is limited to the 2%, then it is counted as a steel. If the percentage of the carbon which is increased from the 2%, the maximum percentage which is the 6.7%, then that metal which is counted as a कास्ट आयन। अब स्टील जो 2% के अंदर जो है वो स्टील पाया जाता है, आप स्टील में भी देखो तो स्टील जो है वो दो तरीके के स्टील है। यानी आप देखोगे तो आपको थोड़ा हैजी दिख रहा है पर मैं आपको बताता हूं कि एक जो है वो हाइपोयूटेक्टोइड स्टील है, द वन इज हाइपोयूटेक्टोइड स्टील एंड वन इज द हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। वन इज हाइपो HYPO एंड सेकेंड विच इज द हाइपर HYPER। दो तरीके के जो स्टील है वो आपको पाए जाते हैं राइट। अगर आप 0 to 0.8% तक आपको स्टील जो है उसमें उसके अंदर सपोज आप 0 से स्टार्ट करके 0.87% तक इसके अंदर कार्बन परसेंट होगा, इसके अंदर कार्बन परसेंट होगा तो फिर उस स्टील को हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील से पहचाना जाता है। अगर उसके अंदर 0.87% से लेके 2% तक कार्बन परसेंटेज पाए गए
तो फिर उस स्टील को जो है वो हाइपर यूटेक्टोइड स्टील से वो जाना जाता है। और अगर आप देखोगे तो सेम फिगर के अंदर जो ये हमने जो डिस्कस किया वो डिस्कस था बेस्ड ऑन दी एक्स एक्सिस। अगर वाई एक्सिस के अंदर देखो तो वाई एक्सिस के ऊपर जो है वो टेम्परेचर इन द सेंटीग्रेड के अंदर दिया गया है, राइट, टेम्परेचर विच इज इन दी सेंटीग्रेड। आप देखोगे तो 0 डिग्री से स्टार्ट करके 1600 डिग्री तक टेम्परेचर का रेंज दिया गया है। अब 1600 डिग्री क्यों? क्योंकि जो स्टील है उसका जो मेल्टिंग, खुद का जो मेल्टिंग टेम्परेचर है ना वो अराउंड 1350 के आसपास जो है वो स्टील विच इज कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड। अगर आपके पास कोई सॉलिड लिक्विड है ना, सॉलिड स्टील का एक टुकड़ा है, उसको आपको मेल्ट करके लिक्विड कन्वर्ट करना है, तो लिक्विड में आप कन्वर्ट करने के लिए उसको कितने टेम्परेचर तक हीट करना पड़ेगा? यानी उस को जो है वो उसको आपको आप 1350 डिग्री तक हीट करोगे ना, तब उसके जो है वो उसका जो बेसिक स्टेट जो है ना वो बेसिक स्टेट को वो कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। अब वो उसका जो बेसिक स्टेट है वो लिक्विड टू सॉलिड और सॉलिड टू लिक्विड, यानी आपके पास सॉलिड पीस है उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो आपको मिनिमम जो है वो 1350 डिग्री तक जो है वो उसको हीट करना पड़ेगा। अब बाकी सारे टेम्परेचर रेंजेस जो है वो टेम्परेचर रेंजेस के अंदर जो आपको क्या होगा, तो आप देखोगे कि छोटे छोटे आपको राउंड्स बना के जो है वो दिए हैं, राइट। आप छोटे छोटे राउंड्स जो है उसके अंदर जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर्स हैं। आप जो भी स्टील को आप सपोज माइक्रोस्कोप के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे ना, तो डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर, राइट, डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस के ऊपर आपको डिफरेंट जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो स्टील का आपको ऑब्जर्व होगा, राइट। अब उसके लिए जो है और माइक्रो स्ट्रक्चर के साथ आप देखोगे तो स्टील जो है वो काफ़ी सारे टाइप्स ऑफ स्टील्स होते हैं, राइट। उसके माइक्रो स्ट्रक्चर जो है उसके हिसाब से जो है उसका जो है वो नाम दिया गया है। सपोज आप देखोगे तो आप नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर जाओगे तो स्टील जो है उसके अंदर जो है वो लिखा है 0 to 0.8% तक जो लिखा है वो पेरलाइट एंड फेराइट, राइट, देन पेरलाइट एंड सीमेंटाइट। उसके बाद जो है वो आप देखोगे कि ब्लू जो कलर्स से जो लिखे हैं दैट इज दी परलाइट एंड सीमेंटाइट्स, ये लिखे है, राइट। सो आप इसको देखोगे ना तो आप इसके अंदर जो है वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो जो आपको ऑब्जर्व होगा, वो माइक्रो स्ट्रक्चर जो है वो टेम्परेचर रेंजेस के हिसाब से वो माइक्रोस्कोप के अंदर उसका स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, उस स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है उसका स्टील का जो है वो डेजिग्नेशंस यानी नामकरण जो है वो किया गया है। यानी उसके अंदर जो है वो स्ट्रक्चर है वो फेरिटिक स्ट्रक्चर है, यानी इतने परसेंटेज तक कार्बन होगा, देन दैट स्ट्रक्चर विच इज डेजिग्नेटेड एज ए फेरिटिक स्ट्रक्चर ऑफ द स्टील, राइट, and some amount of the perlite which is also observed in this temperature range or in this range of the percentage of the carbon। उसके बाद आप देखोगे तो एक रेड कलर का एक लाइन जो है वो आपको टेम्परेचर रेंज विच इज द 7 राइट 727 डिग्री पर, यानी 727 डिग्री के ऊपर जो है वो आपको एक लाइन दिख रही है। वो जो लाइन है वो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन जो है उसको बोला जाता है, और एक लाइन जो है वो रेड कलर की वहाँ से ऊपर जा रही है। तो आप देखोगे एक लाइन जो है वो आपको 912, काफ़ी चार्ट्स में 912 है, काफ़ी चार्ट्स में 923 है, राइट, उस टेम्परेचर के ऊपर। यानी ये जो 723 है दैट इज डेजिग्नेटेड एज अ लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। 912 और 923 विच इज डेजिग्नेटेड एज ए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन। यानी इस टेम्परेचर लाइन के अंदर यानी आप देखोगे कि 723 के नीचे जो है वो काफ़ी चेंजेस जो है वो स्टील के अंदर ऑब्जर्व नहीं होगा। आप एटलीस्ट उसको 723 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाओगे टेम्परेचर के, उसके बाद उसके जो स्ट्रक्चर्स है, उसके जो ग्रेन्स है, उसके अंदर थोड़ा आपको इफेक्ट दिखना चालू हो जाएगा, राइट। और आप जैसे ही 923 को पार करोगे तो फिर उसका जो है वो स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो चेंजेस जो है वो आपका ऑब्जर्व करना स्टार्ट हो जाएगा। आप देखोगे कि जब तक जो स्टील जिसके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन
लिमिटेड टू 2% है, राइट। आप उसको आपको 923 डिग्री तक 923 23 वहाँ तक जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो फेराइट प्लस परलाइट प्लस सीमेंटेड स्ट्रक्चर ही है। अगर आप देखोगे कि जैसे ही वो उसका टेम्परेचर 1000 से ऊपर लेके गए, राइट, 1000 से ऊपर लेके गए, द परसेंटेज ऑफ कार्बन विच इज स्टिल सेम, राइट। अभी तक हम लोग इफेक्ट क्या कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर का इफेक्ट दे रहे हैं, तो फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर वो चेंज होके वो ऑस्टिनेट स्टील जो है वो उसको बोला जाता है, क्योंकि उसके जो माइक्रो स्ट्रक्चर में है वो चेंजेस होने लगेंगे, राइट। अब जैसे वो माइक्रो स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस होने लगेगी तो फिर उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस होएगा। वो जो स्ट्रक्चर है विच इज डेजिग्नेटेड एज ए ऑस्टिनेटिक स्टेनलेस स्टील। अब लास्ट वाला जो पोर्शन है, ऊपर वाला जो एक चौंच जैसा बना हुआ ना, वो चौंच जैसा जो पोर्शन है ना, वो चौंच जैसा पोर्शन के अंदर डेल्टा फेराइट जो है वो हमें पाया जाता है, राइट। वहाँ फिर जो है वो स्टील जो ऑलमोस्ट लिक्विड कंडीशंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देखो कि जो स्ट्रक्चर हमें सॉलिड में पाया जाता था, जैसे फेराइट वाला स्ट्रक्चर था सॉलिड के अंदर बेसिक, जब उसका टेम्परेचर जो वो एकदम सॉलिड था तो तब भी उसका फेराइट था, जब वो कन्वर्ट होके एकदम बिल्कुल लिक्विड हो जाएगा अब उसको हम लोग डेल्टा फेराइट बोलते हैं। अब डेल्टा फेराइट जो है उसका भी आप सॉलिड में देखो तो फेराइट स्ट्रक्चर था, उसको लिक्विड कर दो तो बेसिक उसका जो स्ट्रक्चर बन के रह जाएगा, दैट इज ऑल्सो फेराइट, राइट। सो ये जो है वो आप आयन और कार्बन वो दोनों कंस्टिट्यूट लेके फिर टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट टेम्परेचर के अंदर स्टील के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं उस हिसाब से जो है, क्योंकि ये जो हीट ट्रीटमेंट ये जो है ना वो नाम खुद डिफाइन कर रहा है, राइट। ये जो नाम है वो खुद डिफाइन कर रहा है हीट ट्रीटमेंट, दैट मीन्स व्हाट, वी आर अप्लाइंग द हीट and we are applying the cooling on the material to change its property and alter these properties and enhance the material limits, right। तो ये हमने बेसिक जो है वो स्टील के लिए अभी तक 2% ऑफ कार्बन तक हमने आईसी डायग्राम को, यानी जो भी बच्चे जो है वो D2D से आया है, राइट, उसको तो आईसी डायग्राम का एक बार सुना ही होगा। काफ़ी सारे बच्चों को थोड़ा याद भी हो जाएगा कि आईसी डायग्राम चीज़ क्या है, राइट। तो जो बेसिक जितना था कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस को समझने के लिए, राइट, आपको पहले आईसी डायग्राम को थोड़ा समझना पड़ेगा। तो मैं आपको थोड़ा वो समझाने की अभी तक कोशिश की है। अब इससे आगे जो है वो हमें एक स्टार्ट करना है, जो पहला हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है दैट इज़ द एनेलिंग प्रोसेस, राइट। अब एनेलिंग प्रोसेस किस तरीके से किया जा सकता है, एनेलिंग प्रोसेस जो है वो सारी हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस अभी जो हम जो स्टडी कर रहे हैं वो बेस्ड ऑन दी स्टील को कैसे कर रहे हैं, स्टील के ऊपर कैसे करना है, उस पर्सपेक्टिव से ही हम लोग स्टडी कर रहे हैं। सो द एनेलिंग प्रोसेस, इन एनेलिंग प्रोसेस द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग अ मेटल which is in metastable or the distored structure state, right। process of the heating a metal इस तरीके से जो एनेलिंग प्रोसेस है वो किस तरीके से मेटल के ऊपर किया जाता है, जो मेटल जो है वो मेटास्टेबल और ए डिस्टोर्ड स्ट्रक्चर स्टेट के अंदर है, टू अ टेम्परेचर विच विल रिमूव द इंस्टेबिलिटी एंड डिस्टोर्शंस। अब वहाँ तक हमें एनेलिंग के अंदर वहाँ तक हमें हीट करना है जिससे हम उसके अंदर उसके जो स्ट्रक्चर के अंदर इंस्टेबिलिटी, जो स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं है, इनस्टेबल हो चुका है, उसको स्टेबलाइज कर सके। अगर उसके अंदर डिस्टोर्शंस यानी कुछ आपका जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टोर्ड हो चुका है, टूट चुका है, तो उसको हम रीगेन कर सके, उस टेम्परेचर रेंज को जो है उसको हीट करके एनेलिंग प्रोसेस किया जाता है। देन द कूलिंग इज सो दैट द रूम टेम्परेचर स्ट्रक्चर इज स्टेबल एंड स्ट्रेन फ्री। अब इसके अंदर जो है उसका जो कूलिंग है वो रूम टेम्परेचर के अंदर जो है उसका कूलिंग जो है वो किया जा सकता है, ताकि वो जो उसका जो स्ट्रक्चर है वो रूम टेम्परेचर के अंदर उसका कूलिंग करके उसको स्टेबल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करके उसके अंदर हम लोग स्ट्रेन जो है वो डेवलप ना होने दें। The process of the heating the metals to a temperature which is slightly above the
क्रिटिकल टेम्परेचर एंड देन कूलिंग स्लोली। यानी क्रिटिकल टेम्परेचर कौन सा था, तो आप आईसी डायग्राम के अंदर देखोगे तो आपको ये नीचे वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बताया था लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, दैट मीन्स कि जो आपका 727 डिग्री वाला जो लाइन है दैट इज कॉल्ड एज ए लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, और आपका 912 वाला जो वहाँ से जो लाइन क्रिएट होगा दैट इज कॉल्ड एज ए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर। यानी एनालिंग प्रोसेस के अंदर क्या चीज़ करनी है हमें, एनालिंग प्रोसेस के अंदर द प्रोसेस ऑफ द हीटिंग द मेटल्स टू अ टेम्परेचर विच इज स्लाइटली अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी क्रिटिकल लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर से स्लाइटली अबव वहाँ तक उसको हीट करना है, देन कूल स्लोली, और उसको रूम के अंदर उस ऑब्जेक्ट को खुले में छोड़ देना है और उसको वहाँ पे खुला छोड़ के उसको ठंडा होने देना है। कूलिंग स्लोली, धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। हमें बाहर नहीं छोड़ना है उसको, एटमॉस्फेयर के अंदर नहीं छोड़ना है, एक रूम के अंदर क्लोज एटमॉस्फेयर के अंदर उसका कूलिंग करना है। अब इससे क्या होगा, ये अगर एनालिंग प्रोसेस करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा, द पर्पस इज दैट, इससे जो है पर्पस टू वी आर प्रोड्यूसिंग ए इवन ग्रेन स्ट्रक्चर, एक तरीके का जो है हम लोग ग्रेन स्ट्रक्चर, सेम ग्रेन स्ट्रक्चर को हम लोग अचीव कर सकते हैं। टू रिलीव द इंटरनल स्ट्रेसेस विच इज कोज्ड बाय द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द प्रीवियस ट्रीटमेंट। अगर कोई हमने पहले कोई प्रोसेस की है तो उस प्रोसेस के अंदर जो भी इंटरनल स्ट्रेसेस डेवलप हुए हैं वो स्ट्रेसेस जो है वो डेवलप जो हुए हैं वो रिमूव हो जाएंगे। देन टू रिड्यूस द हार्डनेस एंड इंक्रीज द डक्टिलिटी, इससे हार्डनेस जो है वो, अगर सपोज आपका मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा और दे कैन इम्प्रूव द डक्टिलिटी, राइट। देन आफ्टर द एनालिंग द मेटल इज बिकम एज सॉफ्ट, आप अभी हमने डिस्कस किया तो मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, एंड विच इज इम्प्रूव द मशीनाबिलिटी, राइट। अब मेटल थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा तो उसको हम लोग किसी भी लेथ ऑपरेशन, मिलिंग ऑपरेशन, ड्रिलिंग ऑपरेशन, उसको सपोज कोई मशीनिंग करके कुछ उसको पार्ट में चेंजेस करने हैं तो हम आराम से कर पाएंगे, राइट। सो ये जो प्रोसेस था वो एनालिंग। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है वो सॉरी एनालिंग प्रोसेस जो है वो दिख रही है। बेसिकली एनालिंग प्रोसेस जो है वो 4 तरीके के एनालिंग प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्ट्रेस रिलीविंग, सेकेंड process annealing, third spheroidizing annealing, and fourth which is the full annealing, right, fourth which is the full annealing। इस 4 तरीके के एनालिंग प्रोसेस जो है वो की जाती है। अब ये जो टॉपिक है वो हम लोग थोड़ा कल डिस्कस करेंगे, यानी आपको थोड़ा वो और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज के लिए जो हमने डिस्कस किया तो बेसिक हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस, उसका डेफिनेशन क्या था, किस किस टाइप के हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं, इसके पीछे का जो पर्पसेस जो है वो पर्पसेस क्या है। उसके बाद हमने थोड़ा आईसी डायग्राम जो है वो, क्योंकि हमें जो हीट ट्रीटमेंट ऑफ जो है वो स्टडी कर रहा है वो किस बेसिस के ऊपर स्टडी करना है, हमें स्पेसिफिक वी हैव टू स्टडी द हीट ट्रीटमेंट विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू स्टील। तो स्टील के रिलेटेड जो थोड़ा हमने आईसी डायग्राम को, क्योंकि स्टील जो ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो है वो आयन और कार्बन कंटेंट जो है वो मेजर परसेंटेज में हमें पाए जाते हैं, राइट। इसलिए हमने आईसी डायग्राम को स्टडी करने की कोशिश की। और उसके बाद जो है वो हमने एनालिंग प्रोसेस को जो है वो थोड़ा स्टडी किया, और इसके टाइप्स जो थे वो आज स्ट्रेस रिलीविंग, प्रोसेस एनालिंग, स्पेरोडाइजिंग एनालिंग और फुल एनालिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया। अब कल के लेक्चर के अंदर उसको थोड़ा कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अगर ये लेक्चर के अंदर आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ है, कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी चीज़ ना समझ में आई है तो आप मुझे पूछ सकते हो। ये लेक्चर आपको देखने के बाद जो है वो आपको यूट्यूब के कमेंट सेक्शंस में आपका जो एनरोलमेंट नंबर है वो एनरोलमेंट नंबर लिखना है, राइट। जैसे आपको एनरोलमेंट नंबर आप लिख दोगे तो दैट इज़ विच इज़ काउंटेड एज योर ऑनलाइन अटेंडेंस। और आपको कोई क्वेश्चंस है, डाउट है तो भी आप उस कमेंट सेक्शंस के अंदर पूछ सकते हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर जब भी कंडक्ट करेंगे तो उससे पहले जो है वो आपका डाउट जो है वो डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हीट ट्रीटमेंट ऑफ द स्टील। Thank you so much for watching this video.